हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे दो इंपॉर्टेंट मेमोरी एरियाज के बारे में जिन्हें बोला जाता है स्टैक और हीप। अब स्टैक की बात करें, स्टैक मेमोरी एरिया के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है स्टैटिक मेमोरी। रिमेंबर, तो एक चीज ध्यान रखना, स्टैक एरिया को ही क्या बोला जाता है? स्टैटिक मेमोरी। और इसके अलावा अगर मैं हीप एरिया की बात करूं तो हीप एरिया के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है डायनेमिक मेमोरी। रिमेंबर, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं यहां पर स्टैक की बात करूं तो स्टैक को स्टैटिक मेमोरी क्यों बोला जाता है और हीप को डायनेमिक मेमोरी क्यों बोला जाता है, इसका रीजन आपको कुछ समय के बाद में पता चलेगा। मैं आपको डिटेल में वो चीज क्लियर करूंगा, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अभी की बात की जाए तो अभी मैं आपको स्टैक और हीप मेमोरी के बारे में जो भी कंसेप्ट बताऊंगा वो कंप्लीट कंसेप्ट नहीं होंगे। क्योंकि देखिए, अगर मैं यहां पर स्टैक मेमोरी एरिया को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो यहां पर कई अदर टर्मिनोलॉजीज आएंगी, जस्ट लाइक फंक्शन कॉल, स्टैक फ्रेम और ऐसे कई अदर वर्ड्स आएंगे जिनको अभी समझना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपको फंक्शन का आर्किटेक्चर समझ में नहीं आएगा तब तक आपको स्टैक फ्रेम, फंक्शन कॉल, इन सारी टर्मिनोलॉजीज को समझने में इश्यूज आएंगे। तो अभी मैं आपको केवल उतनी चीजें बताऊंगा जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर हाँ, जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो सब कैरी करेगा जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन, और उस समय मैं इन टर्मिनोलॉजी को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं यहां पर स्टैक मेमोरी की बात करूं, मतलब स्टैक मेमोरी एरिया की बात करूं, तो इस एरिया की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और हीप मेमोरी एरिया की बात की जाए तो उसके बारे में कुछ अलग इंफॉर्मेशन हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसे बोला जाता है साइज। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं स्टैक मेमोरी एरिया के बारे में बात करूं तो स्टैक मेमोरी एरिया का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। मतलब स्टैक मेमोरी एरिया की बात की जाए तो ये एरिया एक छोटा मेमोरी एरिया है जहां पर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। अब किस प्रकार का डेटा यहां पर स्टोर किया जाता है उसके ऊपर बात करेंगे अपन डिटेल में। डन। मगर इसके कंपैरिजन में अगर मैं हीप मेमोरी एरिया की बात करूं तो इस मेमोरी एरिया का जो साइज होता है वो होता है आपका लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा। डन। इवन इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें इसका साइज जीबी तक में हो सकता है। डन। अब ध्यान देना प्लीज, अगर मैं स्टैक मेमोरी एरिया की बात करूं तो स्टैक मेमोरी एरिया का साइज क्या होता है? लिमिटेड। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स के अकॉर्डिंग बात करूं, अगर मैं टर्बो कंपाइलर के अकॉर्डिंग बात करूं या फिर मॉडर्न जीसीसी कंपाइलर के अकॉर्डिंग बात करूं, तो टर्बो कंपाइलर पर जो स्टैक मेमोरी होती है इसका साइज अप्रॉक्स 64 केबी होता है। 64 केबी। अब 64 केबी की बात करें तो ये एक बहुत छोटी मेमोरी है। नॉर्मली अगर एक फोटो की बात करें, इमेज की बात की जाए तो उसका साइज भी अप्रॉक्स एमबी में होता है, मगर ये तो एक बहुत छोटी मेमोरी है 64 केबी। अगर आप हायर कंपाइलर्स पे जाओगे, मॉडर्न कंपाइलर्स पे जाओगे तो वहां पर इस मेमोरी का साइज एमबी में हो सकता है, मगर वो भी मैक्सिमम 5 to 10 एमबी का होगा, इससे ज्यादा इस मेमोरी का साइज नहीं होता है। तो ये एक लिमिटेड मेमोरी, एक छोटी मेमोरी है। डन। अब भैया, अगर ये मेमोरी लिमिटेड है तो इसके ऊपर कुछ लिमिटेशन अपने आप लग जाती है कि इस मेमोरी में आप बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो स्टैक मेमोरी का क्या यूज है आपको आगे समझ में आ जाएगा। बट अगर मैं हीप मेमोरी की बात करूं तो हीप मेमोरी एक लार्ज मेमोरी है और हीप मेमोरी का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम की रैम के ऊपर। मतलब अगर आपके सिस्टम में रैम ज्यादा है तो हीप मेमोरी एरिया का साइज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर आपके सिस्टम में रैम कम है तो हीप मेमोरी एरिया का साइज क्या होगा? कम होगा। डन। तो हीप का साइज रैम पर डिपेंड करता है, मगर नॉर्मली अगर बात की जाए तो स्टैक के कंपैरिजन में हीप मेमोरी एरिया का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। डन। अब यहां पर अगर मैं स्टैक मेमोरी की बात करूं तो स्टैक मेमोरी के बारे में मैंने आपसे क्या बोला कि जो स्टैक मेमोरी का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो एक काम करते हैं कि हम यहां पर किसी मॉडर्न कंपाइलर के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर बात कर लेता हूं जीसीसी कंपाइलर के अकॉर्डिंग, और मान लो कि जो स्टैक मेमोरी है उसका जो साइज है वो कितना है? 1 MB। रिमेंबर, इससे ज्यादा बड़ा होता है मैं आपको बता सकता हूं, मगर अभी ये मान लो कि जो स्टैक मेमोरी का साइज कितना है? 1 MB। और 1 MB को अगर आप काय में कन्वर्ट करते हो? बाइट्स में। डन।
तो 1 MB में टोटल मिलाकर 10,48,576 बाइट्स होते हैं। डन, क्लियर। अब यहां पर एक काम करते हैं, ये जो 10,48,576 है, मैंने एक काम किया, मैंने इसे 4 से डिवाइड कर दिया। अब 4 से क्यों डिवाइड करा है? क्योंकि आपको एक चीज पता है कि मैक्सिमम जो डेटा टाइप्स होते हैं वो 4 बाइट के होते हैं। इंटीजर 4 बाइट का, फ्लोट 4 बाइट का, इसके अलावा आपका एड्रेस कितने बाइट का, 4 बाइट का। तो मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहां पर इस नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? यहां पर आपका आंसर आएगा 2,62,144। ये आपका आंसर आएगा। मतलब अगर सिंपल वर्ड में बात की जाए तो जो 1 MB की मेमोरी होती है ना, उस मेमोरी में आप 2,62,144 इंटीजर स्टोर करा सकते हो। रिमेंबर, इतने इंटीजर आप यहां पे स्टोर कराते हो 1 MB के अंदर। इसके अलावा इतनी ही मेमोरी में आप चाहो तो इतने ही फ्लोट वैल्यू को स्टोर करा सकते हो, या फिर आप इतने ही एड्रेस को स्टोर करा सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एड्रेस कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। अब यहां पे जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, उस पॉइंट को केवल माइंड में बिठाकर सोचने की कोशिश करो। मैंने आपसे क्या बोला था? डेटा और एड्रेस। मैंने आपसे कहा था कि डेटा की अगर बात की जाए तो जब आप फ्यूचर में आगे बढ़ोगे तो जो डेटा होगा उसका साइज बहुत ज्यादा हो सकता है, MB, GB, TB कुछ भी हो सकता है। मगर उसके एड्रेस की बात की जाए तो एड्रेस का जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस 1 MB की मेमोरी में टोटल मिलाकर 2,62,144 बड़े डेटा के एड्रेस को स्टोर कर सकता हूं। रिमेंबर, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो स्टैक मेमोरी छोटी है मगर पावरफुल है। अब स्टैक मेमोरी का क्या यूज होता है मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मगर एक चीज ध्यान रखना, 1 MB इज मोर देन इनफ टू मेंटेन आवर डेटा। अब यहां पर स्टैक मेमोरी को कैसे यूज किया था उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब यहां पर अगर स्टैक मेमोरी की बात किया तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर जो स्टैक मेमोरी है इसका यूज कहां होता है? अब स्टैक मेमोरी की बात करो, स्टैक मेमोरी के बारे में अगर आपको चीजों को डिटेल में समझना है तो आपको पहले फंक्शन टॉपिक आना जरूरी है, तभी आपको स्टैक का एक्चुअल बिहेवियर समझ में आएगा। मगर अभी की बात की जाए तो अभी मैं आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बता रहा हूं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो नॉर्मली अगर अपन किसी भी प्रोग्राम की बात करें तो हर प्रोग्राम में अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, अभी तक की बात की जाए तो अभी तक आपने किसी भी वेरिएबल को अगर डिक्लेयर किया है तो वो सारे के सारे वेरिएबल स्टैक मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर x, तो ये वेरिएबल कहां पर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? स्टैक में। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा मान लीजिए फ्लोट y, तो ये वेरिएबल भी कहां पर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? स्टैक में। अगर मान लीजिए आपने कोई कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करा है p, तो ये वेरिएबल भी कहां पर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? स्टैक में। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करा है, पॉइंटर वेरिएबल, तो मान लीजिए आपने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसका नाम है फॉर एग्जांपल PTR, तो जो पॉइंटर वेरिएबल है ये भी कहां पर जगह ऑक्यूपाई करेगा? स्टैक में। इसके अलावा अगर आपने एक टॉपिक पढ़ रखा हो जिसका नाम होता है अरे, तो अगर मान लीजिए आपने कोई अरे डिक्लेयर करा इंटीजर t, और ये एक अरे है 10 एलिमेंट्स का, तो ये अरे भी कहां पर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? स्टैक में। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो किसी भी वेरिएबल को अगर हम सी लैंग्वेज में डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो सारे के सारे वेरिएबल कहां पर जगह ऑक्यूपाई करते हैं? स्टैक मेमोरी के अंदर। डन। अब यहां पर इन सभी वेरिएबल्स की अगर बात की जाए तो ये वेरिएबल्स इस स्टैक मेमोरी में किस तरह से मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे तो उसको अपन डिस्कस करेंगे आगे, थोड़ा वेट करिए उसके लिए। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर n। डन। अब मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी अपन कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल कहां पर मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? स्टैक में। तो यहां पर क्या होगा, आपके पास में 4 बाइट की मेमोरी बन जाएगी और इस मेमोरी का नाम क्या हो जाएगा? n। और n की बात की जाए तो n को आपने एक वैल्यू दे दी मान लीजिए 89,
तो ये 89 यहां पे जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टोर। और इस n की बात की जाए तो इस n का क्या होगा, कोई ना कोई एड्रेस। तो मान लीजिए इसका एड्रेस है 1001। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं कोई वेरिएबल स्टैक मेमोरी एरिया में क्रिएट करता हूं, नॉर्मली वेरिएबल स्टैक में ही मेमोरी लेते हैं। डन। तो अगर मैं कोई वेरिएबल स्टैक मेमोरी एरिया में क्रिएट करता हूं तो उस वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है अगर आप दोगे तो, और उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। डन। मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल स्टैक में डिक्लेयर करा उसका नाम भी होगा, वैल्यू भी होगी और एड्रेस भी होगा। बट अगर मैं यहां पर बात करता हूं हीप मेमोरी एरिया की, तो हीप मेमोरी एरिया में अगर आपने कोई मेमोरी क्रिएट करी है, डन, अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट करा है, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप हीप मेमोरी एरिया में कोई मेमोरी क्रिएट करोगे तो उस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा, उस मेमोरी में कोई ना कोई डेटा आप यहां पर क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई मेमोरी हीप एरिया में क्रिएट करोगे तो उस मेमोरी का कोई नाम नहीं होगा। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है तो डेटा को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। पहला कौन सा, नेम, दूसरा कौन सा, एड्रेस। और अगर आप हीप एरिया में रखे हुए किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो उसे एक्सेस करने का आपके पास केवल एक तरीका होगा और वो होगा एड्रेस। दैट्स व्हाई अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करना चाहते हो तो आपको क्या आना चाहिए, पॉइंटर्स। रिमेंबर, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी मतलब कौन सी मेमोरी, हीप मेमोरी, और हीप मेमोरी में एक्सेस करने का केवल एक ही ऑप्शन है, वो कौन है, आपका एड्रेस। डन। तो ध्यान रखना, स्टैक मेमोरी की बात की जाए तो स्टैक मेमोरी में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, वैल्यू होगी और एड्रेस भी होगा। मतलब इस वैल्यू को आप नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो और एड्रेस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। बट अगर हीप मेमोरी की बात की जाए तो यहां पर कोई डेटा है तो उसको एक्सेस करने का केवल एक ही तरीका है, वो है उसका एड्रेस। सो pointer is very 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 important to understand the concept of dynamic memory allocation, और सिंपल वर्ड में बोला जाए तो हीप एरिया। तो हीप के कंसेप्ट को समझने के लिए पॉइंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डन। आगे बढ़े। अब यहां पर कई स्टूडेंट की बात किया तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर आपने यहां पर कहा कि भैया अगर मैं हीप मेमोरी की बात करूं तो हीप मेमोरी में अगर कोई मेमोरी क्रिएट करूंगा तो उस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा, उस मेमोरी में कोई ना कोई डेटा रखा होगा, मगर उस मेमोरी का कोई नाम नहीं होगा। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि सर हम यहां पर मतलब हीप एरिया की बात की जाए तो हम हीप एरिया में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, इसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम होता है DMA, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या फिर मेलॉक। डन। अब एक चीज ध्यान देना, अगर मैं यहां पर स्टैक मेमोरी की बात करूं, स्टैक मेमोरी के बारे में आपको क्या बताया कि स्टैक मेमोरी का जो साइज होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, बहुत छोटा होता है। अब मेनली अगर स्टैक मेमोरी की बात की जाए तो स्टैक मेमोरी का यूज किस प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो स्टैक मेमोरी का यूज प्रिमिटिव्स और रेफरेंसेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रेफरेंसेस मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो रेफरेंसेस मतलब मैं बात कर रहा हूं यहां पर एड्रेसेस की, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि एड्रेस का साइज या तो 4 बाइट होगा या तो 8 बाइट होगा, इससे बड़ा एड्रेस नहीं होगा। प्रिमिटिव्स की बात की जाए मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इन सभी की अगर बात की जाए तो इनका साइज लिमिटेड होगा, फिक्स होगा। डन। मगर ऐसी सिचुएशन जब आपके डेटा का जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा या फिर अनसर्टन होगा, मतलब कभी हो सकता है कि 10 बाइट की मेमोरी ले ले और हो सकता है कभी वो 100 बाइट या 1000 बाइट की मेमोरी ले ले, तो इन केसेस में हम नॉर्मली हीप मेमोरी का यूज करते हैं। तो हीप मेमोरी की बात की जाए तो हीप मेमोरी का यूज बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, मगर स्टैक मेमोरी की बात करें, स्टैक मेमोरी का यूज
प्रिमिटिव डेटा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, पॉइंटर वेरिएबल, इन सभी को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्टैक मेमोरी। और जहां पर भी आपको बल्क अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना होगा वहां पर हम किसका यूज करेंगे? हीप मेमोरी। अब एग्जांपल के लिए, जैसे अगर आप सभी की बात की जाए तो आप सभी ने अगर एक टॉपिक पढ़ रखा, उस टॉपिक का नाम क्या है? अरे। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अरे की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर स्टेटमेंट लिखा इंटीजर टी ऑफ 10, मतलब ये 10 एलिमेंट का एक अरे बन गया है, 10 एलिमेंट का मान लीजिए। अब एक एलिमेंट कैसा है आपका? इंटीजर। तो टोटल मिलाकर यहां पर कितने एलिमेंट है? 10, मतलब टोटल मिलाकर 4 इंटू 10 कितने बाइट की मेमोरी रिक्वायर्ड पड़ेगी? यहां पर आपको 40 बाइट्स। डन। अब यहां पर अगर मैं क्या लिख दूं? इंटीजर टी ऑफ 10 की जगह क्या लिख देता हूं? मान लो फॉर एग्जांपल टी ऑफ 100। तो यहां पर कितने बाइट की मेमोरी रिक्वायर्ड पड़ जाएगी? 400 बाइट की। मतलब अगर इस मेमोरी की बात की जाए, इस अरे की बात की जाए, तो इस अरे को जो मेमोरी रिक्वायर्ड पड़ेगी वो अनसर्टन होगी। तो इस केस में इस अरे को स्टोर करने के लिए स्टैक मेमोरी का हम यूज नहीं करेंगे। इस प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? हीप मेमोरी का। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो जहां पर आपका डेटा बड़ा है उस केस में किसका यूज किया जाता है? हीप का। और जहां पर आपका डेटा छोटा है उस केस में किसका यूज किया जाता है? स्टैक मेमोरी का। क्योंकि आप एक चीज समझो, अगर मान लीजिए आपके डेटा का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो उस केस में कुछ समय के बाद में आपकी जो स्टैक मेमोरी हो क्या हो जाएगी? फुल। और अगर आपकी स्टैक मेमोरी फुल हो गई तो आपको यहां पर एक एरर मिलेगी। उस एरर का नाम होता है स्टैक ओवरफ्लो। आप खुद सोचिए इस चीज को। डन। स्टैक अगर भर गया, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी जो स्टैक मेमोरी जो बहुत ज्यादा छोटी मेमोरी है, अगर वो मेमोरी फुल हो गई तो आपका प्रोग्राम वहीं पर क्या हो जाएगा? क्रैश। डन। ध्यान रखना। इसलिए स्टैक मेमोरी का यूज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जब आप एक प्रोग्राम को डिजाइन करोगे। नॉर्मली क्या होता है कि सभी स्टूडेंट जो सी और सी प्लस को सीख रहे हैं वो क्या करते हैं? जितना भी डेटा होता है वो स्टैक में ही स्टोर करा देते हैं। अभी आपको इश्यू नहीं आएगा कि आप इतने बड़े प्रोग्राम बना भी नहीं रहे हो। जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम पे जाओगे तो वहां पर स्टैक मेमोरी का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा। ये बात ध्यान रखना। दैट्स वाई जहां पर भी बल्क अमाउंट ऑफ डेटा होता है वहां पर किसका यूज किया जाएगा? हीप मेमोरी का। डन। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट भी आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा। चलिए अब यहां पर हम स्टैक मेमोरी को और ज्यादा बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर अगर मैं वर्ड की बात करूं स्टैक, तो स्टैक का मतलब क्या होता है? अब कई स्टूडेंट होंगे जिनको ये पता होगा कि स्टैक का मीनिंग क्या होता है, लिफो आर्किटेक्चर क्या होता है, बट मैं यहां पर सी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी को प्रोग्रामिंग का इसके पहले कोई आइडिया नहीं है। दैट्स व्हाई मैं यहां पर आपको स्टैक के बारे में जनरल आइडिया दे रहा हूं। स्टैक की बात किया तो स्टैक एक आर्किटेक्चर है जो कि लीफो पैटर्न पे वर्क करता है। लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक सिंपल एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए आप सभी की बात की जाए, आपके बहुत सारे कपड़े हैं और आप क्या करना चाहते हो? आप उन सारे कपड़ों को प्रेस करना चाहते हो। तो पैटर्न क्या होगा? आप सबसे पहले एक कपड़ा प्रेस करोगे और उसे आपने मान लीजिए किसी टेबल पे रख दिया, तो ये आपका फर्स्ट क्लॉथ था। डन। अब इसके बाद में अगर आप अगला कपड़ा प्रेस करोगे तो क्या होगा? उसे आप इसके ऊपर रख दोगे। यही नॉर्मल बिहेवियर होता है। इसके बाद अगला इसके ऊपर, इसके बाद अगला इसके ऊपर, उसके बाद इसके ऊपर। मतलब आप एक चीज नोटिस करो, जिस कपड़े को आपने सबसे लास्ट में प्रेस किया था वो सबसे ऊपर रखा हुआ है और जो कपड़ा आपने सबसे पहले प्रेस किया था वो यहां पर सबसे नीचे रखा हुआ है। डन। अब बिहेवियर को समझो। यहां पर जिस कपड़े को आपने सबसे लास्ट में प्रेस किया था, अगर आप उठाने जाओगे तो सबसे पहले कौन सा कपड़ा उठेगा? सबसे पहले यहां पर ये वाला कपड़ा पिक होगा। डन। और यही नॉर्मल बिहेवियर होता है स्टैक का। तो स्टैक जो होता है वो एक आर्किटेक्चर पर वर्क करता है जिसे बोला जाता है लीफो। लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा और जो एलिमेंट सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में बाहर जाएगा। इट इज द आर्किटेक्चर ऑफ स्टैक। डन। और एक चीज ध्यान रखना, हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, जो स्टैक मेमोरी होती है, वो इसी आर्किटेक्चर पे वर्क करती है। अब यहां पर पॉइंट को समझने की कोशिश करो। यहां पर मैंने आपके सामने स्टैक मेमोरी का एक डिजाइन रेडी किया हुआ है और मान लीजिए कि ये आपके स्टैक मेमोरी है
और इस मेमोरी में आपके पास में अलग अलग छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल हैं। और मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि जो एक मेमोरी ब्लॉक है वो कितने बाइट का है, वो 1 बाइट का है, 1 बाइट। डन। अब पॉइंट को यहां पर समझना, देखिए अगर इस पर्टिकुलर मेमोरी की बात की जाए तो मैंने यहां पर इनिशियली एक एड्रेस लिखा है 0 और उसके बाद में आपके एड्रेस कहां तक जा रहे हैं 1020 तक। रिमेंबर इतना नहीं होगा, इससे काफी ज्यादा बड़ा स्टेक होगा, मगर अपन ने समझने के लिए इतना आर्किटेक्चर ले लिया। डन। अब यहां पे ध्यान देना प्लीज, अगर मैं 0 एड्रेस की बात करूं तो 0 आपका सबसे पहला एड्रेस है इस मेमोरी का, और इसे नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, नल, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, नल एड्रेस। डन, या नल पॉइंटर। क्लियर। अब यहां पर आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी अपन कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, चाहे इंटीजर, चाहे फ्लोट, चाहे कैरेक्टर, किसी भी वेरिएबल की बात की जाए तो वो सारे के सारे वेरिएबल आपके कंप्यूटर मेमोरी में कहां पर जगह ऑक्यूपाई करते हैं, स्टैक में। अब स्टैक को थोड़ा सा डिटेल में अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने यहां पर एक प्रोग्राम लिखा है। रिमेंबर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी मैं आपको एक बेसिक आर्किटेक्चर बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। क्योंकि जब फंक्शन आएगा तो वहां पर एक वर्ड आएगा, इसको बोला जाता है स्टैक फ्रेम, और एक और वर्ड आएगा जिससे बोला जाता है फंक्शन कॉल। तो उन चीजों को समझना पड़ेगा, तब आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। मगर अभी जो मैं बता रहा हूं वो भी आपके लिए मोर देन इनफ है अभी तक के लिए। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन का नाम क्या है, मेन, वॉइड मेन, और इस फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, सपोज इंटीजर एक्स। डन। अब क्या होगा, तो जैसे आपने स्टेटमेंट लिखा इंटीजर एक्स, तो यहां पर क्या होगा, एक 4 बाइट की मेमोरी बनेगी। डन। बिल्कुल। मगर ये मेमोरी जो मैं आपको बना के बता रहा हूं, ये मेमोरी आपके कंप्यूटर में कौन सी जगह पे मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी, स्टैक में। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना, नॉर्मली अगर मैं स्टैक मेमोरी की बात करूं तो स्टैक मेमोरी में जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो उसको मेमोरी एलोकेशन नीचे से ऊपर होगा। ध्यान रखना, एड्रेसिंग 0 से स्टार्ट नहीं होगी, नीचे से ऊपर चलेगा। मतलब अगर सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो मान लो एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, वेरिएबल का नाम क्या है आपका एक्स। एक्स कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट। बात खत्म। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो 4 बाइट की मेमोरी है, 1020, 1019, 1018 और 1017, तो ये जो 4 बाइट की मेमोरी है, ये मेमोरी मिल जाएगी आपके एक्स वेरिएबल को। डन। और यहां पर इस एक्स का बेस एड्रेस क्या होगा, इस एक्स का बेस एड्रेस होगा आपका 1017। डन। अब इसके बाद मान लीजिए कि आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा, फ्लोट टी। अब क्या होगा, इस वेरिएबल को भी 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी। तो इस केस में ये वाला जो वेरिएबल होगा वो इसके ऊपर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और यहां पर इसको मेमोरी ऑक्यूपाई होगी 16, 15, 14 और 13। मतलब यहां पर जो टी वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या होगा, 1013 बेस एड्रेस, क्योंकि हम हमेशा बेस एड्रेस का ध्यान रखते हैं। डन। अब मान लीजिए कि आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा, कैरेक्टर वाई। क्या होगा, इसको भी 1 बाइट की मेमोरी मिलेगी, और वो 1 बाइट की मेमोरी कौन सी होगी, 1012। तो ये किसका एड्रेस होगा, ये आपके वाई वेरिएबल का एड्रेस होगा। डन। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो जितने भी वेरिएबल हम हमारे प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं, उन सभी वेरिएबल्स की बात की जाए तो उनको जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो नीचे से ऊपर ऑर्डर में होगा। मतलब जो वेरिएबल सबसे पहले मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा या फिर जो वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर होगा वो स्टैक में सबसे नीचे जाएगा, और जो वेरिएबल उसके बाद डिक्लेयर होगा वो स्टैक में उसके ऊपर आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। डन। मतलब सिंपल वर्ड में बात की जाए तो जो लास्ट में आने वाला वेरिएबल है वो सबसे ऊपर बैठेगा, और सबसे पहले आने वाला वेरिएबल स्टैक में सबसे नीचे बैठेगा। रिमेंबर ये कंसेप्ट बहुत काम आएंगे आपको, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी डेवलपर कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसको प्रोग्रामिंग के कोर कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, जैसे ये एक प्रोग्राम है, इसमें आपने कितने वेरिएबल डिक्लेयर करे, एक्स, टी और वाई, और इन तीनों को क्या मिल गई, मेमोरी मिल गई। बात खत्म। अब मान लीजिए कि आपने इस प्रोग्राम में एक ब्लॉक क्रिएट करा है, इफ, और इसके अंदर मान लीजिए मैं लिख दिया 1, और देन इसमें मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करा है, इंटीजर पी। बात खत्म। और इसके अलावा इस ब्लॉक के बाहर मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करा है, इंटीजर एन। बात खत्म।
सो ओवरऑल मिला के यहां पर टोटल मिला कितने वेरिएबल अवेलेबल हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं आउटर ब्लॉक की, आउटर ब्लॉक कौन है? ये रहा, डन, ये आपका आउटर ब्लॉक है। और ये कौन है? ये आपका एक इनर ब्लॉक है। अब आउटर ब्लॉक की बात की जाए तो आउटर ब्लॉक में टोटल मिला कितने वेरिएबल अवेलेबल हैं? 4, x, t, y और n। और इनर ब्लॉक की बात की जाए तो इनर ब्लॉक में एक वेरिएबल अवेलेबल है आपका p। अब एक पॉइंट जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ये आपको काम आएगा आगे। अब यहां पर किसी भी वेरिएबल की बात की जाए तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो उस प्रोग्राम में आप जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उन सारे वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट होगी उस मेमोरी का एलोकेशन ब्लॉक ओरिएंटेड होता है। ब्लॉक ओरिएंटेड मतलब क्या? जो आउटर ब्लॉक होगा उसके वेरिएबल को पहले मेमोरी मिलेगी और जो इनर ब्लॉक होगा उसके वेरिएबल को बाद में मेमोरी मिलेगी। डन। मतलब अगर फ्लो के अकॉर्डिंग बात की जाए तो फ्लो के अकॉर्डिंग आप क्या सोचोगे? फ्लो मतलब पहले ये लाइन वर्क करेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से आगे प्रोग्राम चलेगा। मगर जब भी आपको वो प्रोग्राम वर्क करेगा तो मेमोरी एलोकेशन फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर फ्लो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा? पहले x को, फिर t को, फिर y को और फिर p को। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर अगर बात की जाए, रूल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सबसे पहले आउटर ब्लॉक के जितने वेरिएबल है उनको मेमोरी मिलेगी और उसके बाद में उसके जो इनर ब्लॉक के वेरिएबल है उनको मेमोरी मिलेगी। मतलब x की मेमोरी क्या थी आपकी? 1017 से 20 तक, और x का बेस एड्रेस क्या है? 1017। t की बात की जाए तो t की मेमोरी कहां से कहां तक मिली? 1013 से लेकर 1016 तक, और बेस एड्रेस क्या है? 1013। y की बात की जाए तो y को मेमोरी क्या मिली? 1012। बट अगर यहां पर p और n की बात की जाए तो जो n है वो आउटर ब्लॉक में है और आउटर ब्लॉक के वेरिएबल को पहले मेमोरी मिलेगी। डन। मतलब यहां पर 1008 से लेके 1011 ये मेमोरी जो होगी वो किसको मिलेगी? n को, और n का बेस एड्रेस क्या हो जाएगा? 1008। बात खत्म। और इसके बाद आपका जो p वेरिएबल है उसको मेमोरी मिलेगी। डन। तो यहां पर p की बात की जाए तो p का बेस एड्रेस क्या होगा? 1004। डन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है। हाँ, इसके अंदर और ब्लॉक होते हैं अंदर के। मान लीजिए इफ होता और इसके अंदर कोई और ब्लॉक होता तो उसके वेरिएबल को मेमोरी इफ के ब्लॉक के वेरिएबल को मेमोरी मिलने के बाद मिलती। डन। तो इसी ऑर्डर में आपके प्रोग्राम में वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेशन होता है। रिमेंबर, अभी यहां पर बहुत कुछ आना बाकी है मगर वो अभी नहीं आएगा, वो फंक्शन टॉपिक के बाद आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जो मैंने अभी आपको बताया है उस चीज को मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके बताता हूं और आप खुद जज कर पाओगे आपके वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने आपके प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और वेरिएबल का नाम क्या है आपका? मान लीजिए x। डन। क्लियर। अब x की बात की जाए तो x वेरिएबल की आपने एक वैल्यू असाइन कर दी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 89। बात खत्म। अब एक काम करते हैं, हम यहां पर ये जो x वेरिएबल है इस वेरिएबल की वैल्यू और इसके एड्रेस को एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। तो मान लीजिए आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है printf और देन /n वैल्यू ऑफ x एंड इट्स एड्रेस। डन। तो दोनों चीज अपन प्रिंट करा देते हैं यहां पे। एड्रेस प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? %u, कॉमा, और देन मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है x, कॉमा एंड x। डन। अब एक काम करते हैं, इस कोड को एक बार अपन कंपाइल और रन करते हैं, चेक करते हैं कि इसका एड्रेस और इसकी वैल्यू क्या आ रही है। कोड कंपाइल, कोड रन। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि यहां पर आपको जो एड्रेस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 64222300। डन। तो क्या हुआ? आपके पास में एक वेरिएबल बना, इस वेरिएबल का नाम क्या हुआ? x। x की वैल्यू कितनी है आपकी? 89, और इसका एड्रेस क्या है? 64222300। भैया ये क्या है? ये बेस एड्रेस है, मतलब जहां से शुरुआत हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, खत्म कहां पर होगा? तो ये खत्म होगा 64222303 पर। डन। तो एक्चुअल अगर x की बात करें तो उसका एड्रेस यहां तक जाएगा। डन। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया। डन। तो मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूं,
इंटीजर के बजाय अपन ले लेते हैं, काम करते हैं फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट y, और y की बात करें उसकी वैल्यू आपने असाइन कर दी 89.78, बात कर रहे हैं 76, क्लियर। अब एक काम करते हैं, हम यहां पर ये जो y वेरिएबल है, इस y वेरिएबल के वैल्यू और उसके एड्रेस को एक बार प्रिंट करा के चेक करते हैं, डन। अब y कैसा वेरिएबल भाई साहब, फ्लोट वेरिएबल है, तो फ्लोट को प्रिंट कराने के लिए अपन लगा देंगे परसेंटाइल f, मगर एड्रेस की बात करो, एड्रेस तो हमेशा हर किसी का क्या होता है आपका, इंटीजर, तो यहां पर अपन लगा दिया परसेंटाइल u, डन, बात खत्म। अब एक काम करते हैं, इस कोड को हम कंपाइल और रन करते हैं, मगर उसको कंपाइल और रन करने के पहले अपन एक गेस करने की कोशिश करते हैं कि जो y वेरिएबल होगा उसका एड्रेस क्या होगा, डन। अगर x की बात करो, x का एड्रेस क्या है, 64222300, ये x का एड्रेस है, और मैंने क्या बोला था कि अगला कोई वेरिएबल आएगा तो वो इसके ऊपर बैठेगा, ध्यान रखना, डन। मतलब अगर 64222300 की बात की जाए तो इसके पहले की जो मेमोरी है वो किसको मिलेगी, इसे। तो यहां पर इस पर्टिकुलर वेरिएबल की बात की जाए, ये वाला वेरिएबल कौन, y, इसका लास्ट एड्रेस क्या होगा, इसका लास्ट एड्रेस होगा 64222299, क्योंकि इस एड्रेस के पहले वाला एक एड्रेस, डन। मगर 99 तो लास्ट एड्रेस होगा, जैसे यहाँ पे 303 लास्ट एड्रेस है, वैसे 99 लास्ट एड्रेस होगा, तो पहला एड्रेस क्या होगा, 99, 98, 97, 96। तो जो y वेरिएबल है इसका एड्रेस होना चाहिए 64222296। तो चलिए एक बार अपन ट्राई करके चेक करते कि क्या भैया जो मैंने बोला वो सही है या गलत है, देखिएगा प्लीज। लुक एट दिस, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि इस वेरिएबल का एड्रेस क्या हो गया है आपका 96, 4 बाइट पहले, मतलब पहले जो मेमोरी मिली उसके पहले वाली मेमोरी अगले वेरिएबल को मिलती है, दिस इज द बिहेवियर, डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कि आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कैरेक्टर c, डन। और इस c वेरिएबल की बात की जाए तो c वेरिएबल को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यू कौन है आपकी a, बात खत्म। अब ध्यान देना प्लीज, अब इस कैरेक्टर वेरिएबल की बात की जाए तो कैरेक्टर वेरिएबल को मेमोरी कितने बाइट की मिलती है, 1 बाइट। और बिहेवियर क्या बोलता है कि जो वेरिएबल बाद में आया है वो स्टैक में टॉप पे जाएगा, मतलब रूल के अकॉर्डिंग जो आपका y वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है 642299, और इसके पहले कौन मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, आपका अगला वेरिएबल, उसका नाम क्या है आपका c, डन। अब c की बात करो, c कैसा वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल, तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, मतलब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही इसका एंडिंग पॉइंट होगा। तो c की बात की जाए तो इस वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा, इस वेरिएबल का एड्रेस होगा 642299। तो चलिए एक काम करते हैं, अपन इसे भी एक बार कंपाइल और रन करने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल कौन है आपका c, कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए परसेंटाइल c का यूज करेंगे अपन, a प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, एड्रेस। तो एड्रेस के लिए क्या होता है भैया, परसेंटाइल u हमेशा के लिए, तो c और एंड c, बात खत्म। एक काम करते हैं, अब इस कोड को हम कंपाइल और रन करते हैं, डन। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो आपका c वेरिएबल है इसका एड्रेस क्या मिला आपको 642299, डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक काम करते हैं कि हम यहां पर एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं, ब्लॉक, डन। मैंने यहां पर एक ब्लॉक क्रिएट करा इफ, और इफ के अंदर लगा दिया 1, 1 मतलब बाय डिफॉल्ट ट्रू, ठीक है, कोई ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन कंसेप्ट को समझ रहे हैं। अब 1 का मतलब ट्रू होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको काफी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर इस इफ की बात की जाए तो इफ के अंदर क्या करा, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उस वेरिएबल का नाम दे दिया मान लीजिए फॉर एग्जांपल t, डन। और इसके बाद जहां पर आपका इफ खत्म हो रहा है उसके बाद मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करा, उस वेरिएबल का नाम दे दिया इंटीजर n, डन। अब एक काम करते हैं, हम यहां पर n और t दोनों की वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं। यहां पर मैं t की वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा और उसके एड्रेस को प्रिंट करा दूंगा, और यहां पर मैं n की वैल्यू और उसके एड्रेस को प्रिंट करा दूंगा। चलिए अब एक काम करते हैं, जो t वेरिएबल है, तो मान लीजिए आपने t वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी 456, और इसके अलावा जो n वेरिएबल है मान लीजिए आपने इसको एक वैल्यू असाइन कर दिया 345, बात खत्म।
अब एक काम करते हैं, हम n और t दोनों की वैल्यू और उनके एड्रेस को प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है? t की वैल्यू। t कैसा वेरिएबल है? इंटीजर, तो परसेंटाइल d लगा दिया अपने यहाँ पे। देन हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? परसेंटाइल u एज इट इज। क्यों? क्योंकि वो एड्रेस को प्रिंट करा रहा है। देन यहाँ पर t और देन यहाँ पर t, बात खत्म। अब इधर आ जाओ नीचे, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है? n, तो ये n हो गया आपका भैया। यहाँ पर n की वैल्यू, n का एड्रेस, n कैसा वेरिएबल है? इंटीजर, तो परसेंटाइल d, और यहाँ पर क्या लगा दिया अपन ने? परसेंटाइल n, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग बात की जाए, मैंने आपसे क्या बोला था कि आपके जो वेरिएबल्स होंगे उनमें आउटर ब्लॉक के वेरिएबल को पहले मेमोरी मिलेगी। तो यहां पर पहला वेरिएबल कौन था? x, तो इसको पहले मेमोरी मिल गई। तो इसका मेमोरी एड्रेस क्या हुआ? 64222300। उसके बाद कौन सा वेरिएबल था? y, तो इसका एड्रेस क्या हुआ? 642296। इसके बाद जो a वेरिएबल है इसका एड्रेस क्या हुआ? 642295। अब इसके बाद में कौन सा वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, t भी है और n भी है, मगर मैंने आपसे क्या बोला कि जो आउटर ब्लॉक वाला वेरिएबल होगा वो पहले मेमोरी लेगा। तो आउटर ब्लॉक वाला वेरिएबल कौन है? आउटर ब्लॉक वाला वेरिएबल आपका n है। तो जो आपका c वेरिएबल होगा, इस c वेरिएबल के ऊपर कौन मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? n। अब n की बात की जाए तो n वेरिएबल का एड्रेस क्या होना चाहिए? तो जो c वेरिएबल है इसके एड्रेस के पहले, तो यहां पर इसके पहले कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? 4 बाइट। तो भैया क्या क्या मेमोरी हो गई? 94, 93, 92 और 91। मतलब जो n वेरिएबल होगा इसका एड्रेस क्या होना चाहिए? 642291। डन। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अगले वेरिएबल की, अगला वेरिएबल कौन है आपका? t। तो जो t वेरिएबल है इस वेरिएबल का एड्रेस क्या होना चाहिए? इस वेरिएबल का बेस एड्रेस होना चाहिए 91 से 4 पहले, मतलब 90, 89, 88, 87। तो इसका एड्रेस होना चाहिए 642287। डन। चलिए एक काम करते हैं, अपन इस कोड को वापस से कंपाइल और रन करके चेक करते हैं कि भैया ऐसा हो रहा है। रूल क्या बोल रहा है कि सबसे पहले किसको मेमोरी मिलेगी? x, y, c और n, और देन किसको मेमोरी मिलेगी? t को। मतलब जो t का एड्रेस होगा वो n के एड्रेस के पहले होगा और ऊपर आएगा। डन। तो चलिए एक काम करते हैं, कोड को कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। अब इस कोड को अगर मैं कंपाइल करूंगा ना तो आपको एक अनसर्टन, थोड़ा सा अजीब सा आउटपुट मिलेगा। आप एक चीज नोटिस करो कि जो आपका n वेरिएबल है n, इस n वेरिएबल का एड्रेस आपको क्या मिलना चाहिए था? 642291। डन। मगर यहां पर जो n वेरिएबल है इसका एड्रेस आपको क्या मिल रहा है? 642288। ऐसा क्यों हो रहा है? अब एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। ये एक ट्रिकी पॉइंट है, इस ट्रिकी पॉइंट को मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए बहुत अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। डन। जब मैं पॉइंटर्स के, देखो अभी क्या है, पॉइंटर्स को जो पढ़ रहे हो आप वो कुछ नहीं है, वो बेसिक्स हैं। डीप तो भयानक है इस टॉपिक का। डन। अभी मैं आपको सिंपली ये बता देता हूं कि आपने जो कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, कैरेक्टर वेरिएबल कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? 1 बाइट। डन। मगर कैरेक्टर वेरिएबल चाहे 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करे, मगर वो उसके पहले ओवरऑल मिलाकर 3 बाइट की एक्स्ट्रा मेमोरी को रिजर्व कर लेता है। डन। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कैरेक्टर के साथ में बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हैं। कैरेक्टर की बात की जाए तो यहां पर एक इश्यू आएगा जो आगे अपन पढ़ेंगे जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की अगर बात करें वहां पर एक प्रॉब्लम आती है, इसको बोलते हैं आईओ बफर। तो आईओ बफर के इश्यूज की वजह से यहां पर 3 बाइट की एक एक्स्ट्रा मेमोरी को रिजॉल्व रखा जाता है। डन। इसका रीजन क्या होता है वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ओके। अब यहां पर इसी बिहेवियर की बात की जाए तो इसी बिहेवियर की वजह से जो आपका जो सी वेरिएबल है, सी का बेस एड्रेस क्या है आपका? 642295। ये तो उसका बेस एड्रेस है, मतलब वो 1 बाइट की मेमोरी लेगा। मगर इसके पहले ओवरऑल मिलाकर जो 3 बाइट की मेमोरी यहां पर क्या हो जाएगी? रिजर्व हो जाएगी। मतलब चाहे वेरिएबल कैरेक्टर हो मगर उसके लिए मेमोरी रिजर्व 4 बाइट की ही होगी। डन। अब यहां पर क्या होगा, जो सी वेरिएबल है इसका बेस एड्रेस क्या है? 642295। मगर इसके पहले 95 के पहले 94, 93 और 92, मतलब 6422
92 से लेकर 94 तक की जो 3 बाइट की मेमोरी वो रिजर्व हो जाएगी, और उसके बाद आपके जो n वेरिएबल है और जो t वेरिएबल है इनको मेमोरी एलोकेशन होगा। तो यहां पर जो n वेरिएबल होगा उसका मेमोरी एलोकेशन क्या होगा? उसका मेमोरी एलोकेशन होगा ओवरऑल मिलाकर 6 4 2 2 8 8 8 8 से स्टार्ट होगा, खत्म कहां पर होगा? तो ये खत्म होगा ओवरऑल मिलाकर 91 पर। डन। और इस वेरिएबल के पहले ये वेरिएबल, ये एड्रेस किसका होगा? ये एड्रेस होगा आपका n का, और उसके बाद इसके ऊपर कौन सा वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? आपका वेरिएबल t, और t का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा? 6 4 2 2 8 4 से लेकर 8 7 तक। डन। और आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहां पर जो t वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है? 84284। और अगर n वेरिएबल की बात करें तो n वेरिएबल का एड्रेस क्या है? 288। तो n को पहले मेमोरी मिली है और जो t है उसको बाद में मेमोरी मिली है, क्योंकि जो t है वो इनर ब्लॉक में है और जो n है वो आउटर ब्लॉक में। डन। तो ये एक कंसेप्ट होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये नॉर्मली स्टैक मेमोरी का बिहेवियर होता है। इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मगर उनको अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, उनको अपन डिस्कस करेंगे फंक्शन टॉपिक के बाद में। डन। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको स्टैक मेमोरी का जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा वो समझ में आ गया होगा। रिमेंबर, अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सर आपने यहां पर बोला था कि जो स्टैक मेमोरी होती है उसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है कंपैरेटिवली हीप मेमोरी, ऐसा क्यों है? तो इसका एग्जैक्ट रीजन अभी देना पॉसिबल नहीं है, मगर तब भी मैं आपको एक जनरल आइडिया देने की कोशिश करता हूं। देखिए, नॉर्मली अगर मैं स्टैक मेमोरी की बात करूं तो स्टैक मेमोरी का आर्किटेक्चर क्या बोलता है कि जब भी कोई एलिमेंट इस स्टैक में इंटर करवाया जाएगा तो वो कहां पर इंटर होगा? टॉप पर। मतलब जहां पर ऑलरेडी वेरिएबल को मेमोरी मिल चुकी है, यहां तक मेमोरी मिल चुकी है, तो इसके ऊपर मेमोरी मिलेगी। मतलब अगर जो सिस्टम आर्किटेक्चर है उसे कंप्यूटर मेमोरी में अलग अलग जगह पे घूमने की जरूरत नहीं, उसको पता है कि मैं जहां पर हूं उससे आगे मुझे चलना है। सिंपल सी बात है। आप सोचो एक चीज कि मान लो कि आप एक बिल्डर हो और आपका काम क्या है? मकान बनाना। डन। अब मान लीजिए कि आपने कोई मकान बनाया किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर 1002। डन। और आपको पता है कि अगर मुझे अगला मकान बनाना तो मेरा अगला मकान जस्ट आगे मतलब 1003 पर बनेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो इस केस में क्या है? इस केस में आपके लिए अगले एलिमेंट या अगली लोकेशन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट आगे बढ़ना है आपको। और यही स्टैक में होता है, क्योंकि स्टैक में जो भी एलिमेंट बनेगा वो एलिमेंट जस्ट आगे बनेगा प्रीवियस एलिमेंट के। बात खत्म। दैट्स व्हाई स्टैक मेमोरी की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? फास्ट होती है कंपैरेटिवली द हीप। अब हीप के साथ क्या बिहेवियर होता है उसको अपन डिस्कस करेंगे, मगर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है ये 100% सही नहीं है, क्योंकि इसके साथ में एक वर्ड आएगा जिसको बोला जाएगा स्टैक फ्रेम। डन। अब स्टैक फ्रेम जब आएगा मतलब फंक्शन वाला जो टॉपिक आएगा तब मैं इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मगर अभी आप चाहो तो केवल इतना ध्यान रख सकते हो। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात करते हैं एक और मेमोरी एरिया के बारे में जिससे बोला जाता है हीप। अब हीप मेमोरी एरिया की बात किया तो एक चीज ध्यान रखना, हीप मेमोरी एरिया का जो आर्किटेक्चर होता है वो स्टैक के कंपैरिजन में अलग होता है। नॉर्मली अगर मैं स्टैक मेमोरी की बात करूं, स्टैक मेमोरी का बिहेवियर क्या बोलता है कि स्टैक मेमोरी में जब भी कोई नया वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो प्रीवियस वेरिएबल के ऊपर टॉप पर आके बैठेगा। मतलब जो वेरिएबल पहले आएगा वो सबसे नीचे जाएगा और जो वेरिएबल बाद में आएगा वो सबसे ऊपर आएगा। डन। मगर अगर मैं हीप मेमोरी एरिया की बात करूं तो यहां पर ऐसा कोई बिहेवियर नहीं है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मेमोरी एलोकेशन करा, मान लीजिए 100 बाइट का, तो 100 बाइट का मान लीजिए एक मेमोरी एलोकेशन हो गया, और इस 100 बाइट के मेमोरी एलोकेशन की बात की जाए तो इसके बाद में अगर मान लीजिए कि आपने एक और मेमोरी एलोकेशन किया फॉर एग्जांपल 200 बाइट का, तो हो सकता है कि वो मेमोरी एलोकेशन इसके आगे हो जाए या हो सकता है कि वो मेमोरी एलोकेशन इसके पीछे हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है। यहां पर ऐसा कोई स्पष्ट बिहेवियर नहीं है, जो मेमोरी एलोकेशन पहले हुआ है वो नीचे रहेगा, जो मेमोरी एलोकेशन बाद में हुआ है वो ऊपर रहेगा, ऐसा कोई बिहेवियर नहीं है। डन। रेंडमली जो हीप आर्किटेक्चर होता है वो खुद डिसाइड करता है कि अगर कोई मेमोरी एलोकेशन होगा तो उसे कहां पर जगह दी जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने कोई मेमोरी एलोकेशन यहां पे किया, आपने यहां पर एक मेमोरी एलोकेशन कर दिया मान लीजिए 700 बाइट का। डन। अब मान लो कि इसके पहले कोई मेमोरी थी, मान लो फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक था पहले, समझना ध्यान से,
यहां पर मान लो एक ब्लॉक था और यहां पर 20 बाइट की एक मेमोरी एलोकेट हुई थी, इस जगह पर 40 बाइट की एक मेमोरी एलोकेट हुई थी, यहां पर मान लीजिए 80 बाइट की एक मेमोरी एलोकेट हुई थी, यहां पर मान लीजिए 100 बाइट की एक मेमोरी एलोकेट हुई थी, यहां पर मान लीजिए कोई 270 बाइट्स की एक मेमोरी एलोकेट हुई थी। तो अलग अलग बाइट्स की यहां पर क्या है, मेमोरी एलोकेशन हुआ है। डन। अब ध्यान देना, मान लो कि इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में जो ये जो 40 बाइट्स की मेमोरी है वो अभी यूज में है, इसका यूज हो रहा है। डन। इस मेमोरी को फ्री नहीं किया गया। फ्री क्या होता है? फ्री मतलब जिस चीज की आपको जरूरत नहीं, आप क्या करते हो, उसको बाहर कर देते हो, तो वो फ्री हो जाता है एक तरीके से। डन। तो यहां पर ये जो 40 बाइट की मेमोरी वो क्या है, यूज में है। इस 80 बाइट की बात की जाए तो मान लो ये मेमोरी भी यूज में है। इस 100 बाइट की बात की जाए तो मान लो ये मेमोरी का काम खत्म हो चुका है और इस मेमोरी को क्या कर दिया गया है, फ्री। डन। इसके बाद मान लो 270 बाइट की जो मेमोरी वो भी कायम है, यूज में है। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना, यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपके पास में अलग अलग मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल हैं और इन मेमोरी ब्लॉक में कुछ मेमोरी ब्लॉक यूज में है, ये भी यूज में है और मान लीजिए ये भी यूज में है। डन। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने 20 बाइट की कोई मेमोरी रिक्वायरमेंट रखी, तो यहां पर हीप आर्किटेक्चर नॉर्मली क्या करता है, वो जो प्रीवियस मेमोरीज हैं उनको एक बार चेक करेगा कि क्या वहां पर कोई ऐसा एरिया है जहां पर 20 बाइट की मेमोरी एलोकेट की जा सकती है जो फ्री है। अगर ऐसा होता है तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करेगा, उस 20 बाइट की मेमोरी को एलोकेट कर देगा। मतलब हो सकता है कि इस 20 बाइट की मेमोरी को यहां पर भी दिया जा सकता है और हो सकता है कि 20 बाइट की मेमोरी पहले भी एलोकेट हो जाए। तो हीप का आर्किटेक्चर सिंपल सा है कि यहां पर जहां पर जगह खाली मिलेगी वहां पर मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। डन। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ हीप मेमोरी एरिया। डन। इसके ऊपर कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मगर उनको अभी अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, स्टैक की बात करें, स्टैक का जो आर्किटेक्चर होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, 1 बाय 1। मतलब जो एलिमेंट पहले आएगा वो नीचे, जो एलिमेंट बाद में आएगा वो ऊपर। मगर हीप की बात की जाए तो हीप में जब भी किसी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी तो वो मेमोरी एलोकेशन रैंडम ऑर्डर में हो सकता है, कहीं पर भी जहां पर ब्लैंक स्पेस मिलेगी और जहां पर हीप आर्किटेक्चर को सपोर्ट करेगा। अब हीप आर्किटेक्चर को अपन समझेंगे, अभी उसको समझना इतना आसान नहीं है आपके लिए। डन। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हीप मेमोरी एरिया के बारे में बात की जाए तो हीप मेमोरी एरिया को अगर आपको एक्सेस करना है, इन सारे मेमोरी ब्लॉक को क्या करना है, मान लीजिए आपको एक्सेस करना है, तो इन मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करने का केवल एक तरीका है और वो है आपका एड्रेस। डन। क्लियर है। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा। उस टॉपिक का नाम है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन और दूसरा वर्ड है जिसे बुलाया था रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम स्टैक मेमोरी की बात कर रहे हैं और रन टाइम मेमोरी एलोकेशन की बात की जाए तो हम वहां पर बात करेंगे हीप मेमोरी के बारे में। तो हीप और स्टैक का कंपाइल टाइम और रन टाइम से क्या रिलेशन और एग्जैक्टली उसे कंपाइल टाइम क्यों बोला जाता है और एग्जैक्टली उसे रन टाइम क्यों बोला जाता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। डन। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा कि स्टैक मेमोरी का बिहेवियर क्या होता है और हीप मेमोरी का बिहेवियर क्या होता है। बट समय के साथ साथ ये कंसेप्ट आपके माइंड में और स्ट्रांग होंगे। डन। तो आज के लिए इतना काफी है। राधे राधे, जय श्री। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।